सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स का पार्ट 5 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। राइट, पिछले पार्ट में हमने नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया को कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया में वाटर का नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि वाटरलेस कंडीशन है, जैसे कि थार डिजर्ट, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की बात कर लीजिए। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो हमने पढ़े थे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि मेघालय हो गए, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे एक्सट्रीमली रेनफॉल होती है। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया का जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, वो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, फिर हमने कुछ मेन रिवर्स के बारे में पढ़ा था और हमने फिर बाद में डैम्स के बारे में भी पढ़ा था। तो आप में से जिसने भी इसको नहीं पढ़ा है, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक देती हूँ मैं, ताकि आपको जो भी पार्ट पढ़ना हो आपको आसानी से मिल जाए। ओके, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की कमी। हम इसको शुरू से ही मैं आपको बताती भी आ रही हूँ कि वाटर जो है एक प्रीशियस रिसोर्स है। ठीक है, यानी कि वाटर एक कीमती रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कीमती है। हम ह्यूमन उसका वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्ट करने की वजह से इतनी मतलब सोचिए कि हमारी जो अर्थ है, उसका तिहाई जो पार्ट है वो पूरा का पूरा वाटर से घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास वाटर की कमी हो गई। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों हुआ ऐसा, ये हम इसके कॉजेज भी पढ़ेंगे। फिर उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, प्लांट्स की लाइफ में, और दूसरे जो जीवधारी जंतु हैं इस प्लेनेट पे, उन पे क्या असर हो रहा है इनका, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है। मतलब वाटर की कमी हो रही, तो कहाँ पे कमी हो रही है। सो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर देयर इज इनसफिशिएंट वाटर टू सेटिस्फाई नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ऐसी सिचुएशन आ जाना है कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हमारे पास वाटर इनसफिशिएंट हो जाए। हम अपनी डेली यूज के लिए जो वाटर यूज करते हैं, जैसे कि शावर लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हम अपने घरों में कपड़े धुलते हैं, या और भी जो भी काम करते हैं हम वाटर के लिए, वाटर का, तो उन कामों के लिए हमारे पास वाटर ना हो, हम उसको बोलते हैं स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुक में लिखी हुई है। आप यहाँ पे साइड में ये इस पिक्चर को देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनको कितना ज्यादा मुशक्कत उठानी पड़ रही है, कितनी ज्यादा वो दूर दूर तक जाते हैं, उनको क्या क्या करना पड़ता है। द वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये तो हमें पता ही है। We humans are using it at a faster rate than it is being replenished. हम ह्यूमंस जो है उसको बहुत ही फास्टर रेट पे इसको हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी भरपाई की जा रही है। There are various factors contributing to the depletion of water table. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि स्कैरिसिटी ऑफ वाटर के क्या क्या कॉजेज हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वाटर टेबल के क्षय के जिम्मेदार हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं, हम ह्यूमन बींग्स ऐसे कॉज लेकर के आ जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर की कमी होती जा रही है। सबसे पहली बात क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का बहुत तेजी से बढ़ना। ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज रिजल्टेड इन अ ग्रोइंग डिमांड्स फॉर हाउसेस। जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वैसे वैसे उनकी डिमांड्स भी बढ़ेंगी। अब वो डिमांड्स किस किस चीज के लिए हो सकती है, फॉर हाउसेस, यानी कि घर, उनको घर चाहिए होगा, ऑफिसेस चाहिए होगा उनको काम करने के लिए, शॉप्स चाहिए होंगी, रोड्स चाहिए होंगे, एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट ओपन एरियाज लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। और नतीजे के तौर पे क्या होगा कि वैसे एरियाज जो कि खुले हुए हैं, जहां पर कि लोग जाकर के खुली हवा में सांस ले सकते हैं, जैसे कि पार्क हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, तो हम उनको कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके डिमांड्स भी बढ़ेंगे, उनको घर चाहिए होगा, उनको हर चीज चाहिए होगी, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे एरियाज को खरीदेंगे, वहां पे जाके मकानात बनाएंगे। दिस रिड्यूसेस द सीपेज ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड। और क्या होगा उससे, जब वो
जब कंस्ट्रक्शन में ज़मीन जो लैंड होगी वो यूज़ होगी, तो वो जहाँ पे वाटर सीप होना चाहिए था उस ज़मीन पे, तो वहाँ पे वाटर सीप नहीं हो पाएगा। ठीक है। मोreover कंस्ट्रक्शन वाटर रिक्वायर्स मोर वाटर फॉर विच अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड। और इसके अलावा क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें भी हमें वाटर की जरूरत होगी। तो वाटर हम कहाँ से लेंगे? तो अंडरग्राउंड वाटर उसके लिए यूज होगा। जब अंडरग्राउंड वाटर उसके लिए यूज होगा तो अंडरग्राउंड वाटर में भी कमी आएगी। एज अ रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज मोर देन सीपेज इज रिजल्ट्स इन अ डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। और यही वजह है कि जब हम अंडरग्राउंड वाटर को हम उसको सीप यानी जितना वो सोख नहीं रहा है, हम उससे ज्यादा उसका यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वाटर टेबल में तो कमी आएगी ही, पानी में तो कमी आएगी ही। यानी कि आप टोटली आप ये देख सकते हो कि जो पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही है उसी रेट से जो है वाटर में भी कमी होती जा रही है। अगर आप इस चार्ट को देखो तो ये चार्ट जो है एक इमेजिनिंग चार्ट बनाया गया है 2050 तक का बनाया गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से भी आगे जाने वाली है। समझ में आ रहा है कि 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है। अभी तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? चाइना है। तो चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है, लेकिन 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से भी आगे चली जाएगी। यानी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है। सो हमें इस पे ध्यान देना होगा। सेकेंड है हमारे इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी। द रेपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज आल्सो रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उतनी तेजी से इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी बढ़ेंगे। यानी कि इंडस्ट्रीज भी हमें बनानी होगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसकी तो डिमांड होगी, उसको तो हर चीज चाहिए होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसको घर दे दिया तो कोई बात नहीं, उसको अगर हमने रोजगार नहीं दिया तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हर बंदे को रोजगार चाहिए होगा, हर बंदे को खाने पीने के लिए हर चीज चाहिए होगी। सो हम क्या करेंगे? हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे। वाटर इज यूज इज ऑलमोस्ट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स दैट वी यूज। और इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि छोटी से छोटी चीज के लिए, हर चीज के लिए, किसी भी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर चीज के लिए वाटर चाहिए। दिस has put a heavy load especially on the fresh water ecosystem। और यही वजह है, जाहिर सी बात है, हम जब उसका इतनी तेजी से यूज करेंगे तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पे उसका असर पड़ेगा ही। अब अगर यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ स्टील प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है कि 2013 में सिर्फ इतना सा था, और 2018 में ये देखिए इसकी ग्रोथ जो है वो कितनी तेजी से हो रही है। अब ये 2018 का चार्ट है, आगे अभी तो 2021 चल रहा है। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि दूसरे जो कॉज है वाटर के स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का, वो क्या है? इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। थर्ड क्या है हमारा? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में कैसे भाई? इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन रेन फॉर इरिगेशन देयर फील्ड्स। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और जो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर, यहाँ के लोग 60% लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर के लिए वाटर चाहिए। वाटर के लिए वो किस पे डिपेंड होते हैं? तो रेन पे डिपेंड होते हैं इरिगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई करने के लिए अपने खेतों को। और चूंकि हमें ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो हमारा मॉनसून है वो काफी मनमौजी टाइप का है। ठीक है, कभी किसी ईयर जो है बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, किसी ईयर बहुत कम बारिश होती है, किसी ईयर नॉर्मल बारिश होती है, किसी ईयर होती नहीं है। सो हाउएवर इरेटिक मॉनसून रिजल्ट इन एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, देयरबाय डिक्रीजिंग द अंडरग्राउंड वाटर। और चूंकि हमारा जो मॉनसून है वो इरेटिक है, बोले तो अनियमित है, यानी कि इरेगुलर है ना। तो जब इरेगुलर मॉनसून होगा तो जो किसान है उनको तो पानी चाहिए, उनको उनकी खेती के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो जिस ईयर पानी कम हो रहा है तो वो उसमें काम चला लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। खेती वरना तो खराब हो जाएगी या फिर सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी पूरी फसल। तो चूंकि मानसून जो है वो काफी इरेटिक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। ग्राउंड वाटर में वो क्या करते हैं? ये ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं। तो ये इसमें आप देख ही रहे हैं कि ये जो वाटर है कितना मोटा निकल रहा है ना। तो जब हम इसका ज्यादा यूज करेंगे तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो तो उसमें कमी तो आएगी ही। फोर्थ जो है हमारा कॉज, वो क्या है? डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब ये है कि पेड़ों की कटाई।
अब हमें ये देखना होगा कि डेफोरेस्टेशन जो है वो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर में उसका क्या रोल है, मतलब डेफोरेस्टेशन की वजह से स्कैरिसिटी ऑफ वाटर क्यों हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, है ना। जो वो ट्रीज होता है, हम पेड़ जो लगाते हैं तो पेड़ों के लगाने से फायदा ये होता है कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो एक जगह, मतलब मिट्टी बहती नहीं है, मिट्टी एक जगह होल्ड करके रखती है। जब मिट्टी एक जगह बाइंड रहेगी, एक सॉइल एक जगह बाइंड रहेगी तो उसके अंदर वाटर का सीपेज होगा, मतलब वाटर को वो सोखेगी, ठीक है। और जब अगर हम वाटर को हम जितना डेफोरेस्टेशन करके रखेंगे तो जो डेफोरेस्टेशन करेंगे तो मिट्टी का क्या होगा, मिट्टी उसको बाइंड करके नहीं रखेगी, मतलब सॉइल जो है वो बाइंड नहीं हो पाएगी उसके रूट के साथ। और जो वाटर वो जब वो बाइंड नहीं होगी तो वाटर को सीप नहीं कर पाएगी, और जब वाटर को सीप नहीं कर पाएगी तो वाटर को होल्ड कैसे करेगी, मतलब ये कि ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज कैसे होगा। जब ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज नहीं होगा तो वाटर क्या होगा, वो बहता रहेगा, यानी कि वो सी वगैरह में, ओशन वगैरह में चला जाएगा, हमारे पास ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे पास उसकी कमी हो जाएगी। रूट्स ऑफ ट्रीज हैव द एबिलिटी टू बाइंड सॉइल एंड दस इनेबल इट टू होल्ड वाटर। जो ट्रीज की रूट्स होती हैं उनके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि वो जो है सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, और इस तरीके से क्या होता है, जब वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं तो उनके अंदर वो वाटर को सोखती भी है, जो रेन वाटर जो भी ऊपर का सरफेस वाटर होता है तो उसको वो सीप करके रखती हैं। तो जब हम डेफोरेस्टेशन करते हैं तो वो उसको सीप नहीं कर पाती। विद डेफोरेस्टेशन द नंबर ऑफ प्लांट्स डिक्रीज, हेंस द वाटर कीप्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द सी एंड द ग्राउंड वाटर इज नॉट रिचार्ज। और जैसे जैसे हम डेफोरेस्टेशन करते हैं तो प्लांट्स वो उनकी कमी होती रहेगी, जैसे और जब वो उनकी कमी होगी तो जो उनकी रूट्स होंगी वो वाटर को होल्ड करके नहीं रखेंगे, और वाटर जो है वो बहता रहेगा, और कहाँ बह जाएगा, सी की ओर बह जाएगा। और जो ग्राउंड वाटर है जो हमें चाहिए ग्राउंड वाटर, वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा, मतलब ये कि उनमें वाटर स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो डेफोरेस्टेशन है वो भी स्कैरिसिटी ऑफ वाटर में बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है। आप अगर इस चार्ट को देखें तो आप उसमें देखिए कि जो 1930 से लेकर 1975 में जो ग्रोथ रेट था डेफोरेस्टेशन का वो बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने उस टाइम कटाई की, क्योंकि उस टाइम स्टार्टिंग में लोग उस टाइम इतना ध्यान नहीं देते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज का हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। बस उस टाइम होड़ लगी हुई थी कि किसी तरीके से हमें अपनी कंट्री को किस तरीके से डेवलपमेंट करनी है, उसको क्या करना है, तो उसके लिए लोग जो है बेतहाशा डेफोरेस्टेशन कर रहे थे। तो 1930 से लेकर 1975 तक तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट रहा, मतलब नेट रेट भी डेफोरेस्टेशन का बहुत ज्यादा रहा। लेकिन रिफोरेस्टेशन का रेट देखिए आप, यानी कि रिफोरेस्टेशन किसे बोलते हैं, रिफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन कि जहाँ पे हमने पेड़ काटे हैं वापस वहां पे लगाना, तो वो कितना कम परसेंट है। फिर 1975 से लेके 1985 में भी थोड़ा कम हुआ डेफोरेस्टेशन, नेट रेट भी और ग्रोथ रेट भी, और थोड़ा सा एफोरेस्टेशन ज्यादा हुआ, लोगों को उसके बारे में, उसकी महत्वता के बारे में लोगों को पता चलता रहा, तो लोग थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वॉल्व होते गए, लोगों ने एफोरेस्टेशन करना स्टार्ट किया। फिर भी लेकिन इसकी जो जितना डेफोरेस्टेशन हो रहा था उस हिसाब से इसकी बहुत ही कम है एफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन। देखिए एफोरेस्टेशन किसे बोलते हैं, एफोरेस्टेशन बोलते हैं कि जो वैसे एरिया जहाँ पे कभी भी पेड़ नहीं लगे हुए हो वहां पे पेड़ लगाना, उसको बोलते हैं एफोरेस्टेशन। और रिफोरेस्टेशन बोलते हैं कि वैसे एरिया जहाँ पे पहले से मतलब जहाँ पे पहले से पेड़ थे हमने वहां पे काट दिए वापस उस जगह लगाया, तो हम बोलते हैं उसको रिफोरेस्टेशन। ओके, डिफरेंस आपको थोड़ा याद रहना चाहिए कि रिफोरेस्टेशन बोलते हैं जहाँ पे पेड़ पहले से लगे हुए थे, जहाँ पे पहले से जंगल उगे हुए थे, वहां हमने काट दिया था, फिर वापस से हमने दोबारा से वहां पे उसको मतलब दोबारा से पेड़ लगाया। और एफोरेस्टेशन बोलते हैं कि वैसे एरिया जहाँ पे कभी पेड़ लगे हुए नहीं थे, एकदम खुला हुआ मैदान था, हमने उस पे पेड़ लगाए, ठीक है। तो देखिए फिर 1985 से 1995 तक थोड़ा सा उसमें भी कमी आई, लेकिन जब भी एफोरेस्टेशन में हमेशा से कमी आ रही है, मतलब एफोरेस्टेशन या रिफोरेस्टेशन में का जो रेट है वो हमेशा से कम ही है। सो यहाँ पे देखिए 2005 से लेकर 2013 तक के यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, तो हमें ये तो 13 तक ही दिया हुआ है। तो अभी भी रेफोरेस्टेशन जो है लोग बहुत ही कम कर रहे हैं, लेकिन डेफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम, अगर हमें जरूरत है डेफोरेस्टेशन की तो करना ही होगा, मतलब पेड़ों की तो हमें जरूरत होगी, हर टाइम पे जरूरत होगी, लेकिन हमें चाहिए कि हम रिफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन भी करें।
है और उसका रेट ज्यादा बढ़ा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इन इंडिया सम कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरिसिटी आर। अब इंडिया में जो है ये तो ऑल टोटल ओवरऑल बता दिया कि भाई जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में भी स्कैरिसिटी ऑफ वाटर के क्या क्या कॉजेज है। तो हमने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डेफोरेस्टेशन। अब इंडिया में मेनली हम देखते हैं कि इंडिया में जो वाटर स्कैरिसिटी है इसके क्या क्या कॉजेज है। अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ बोरवेल टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर। जो अनकंट्रोल्ड बोरवेल टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेक्नोलॉजीज के जरिए से हम जो है ग्राउंड वाटर निकालते हैं, जो बोरवेल टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये अनकंट्रोल्ड है। मतलब जब जैसे कहीं पे हमें इंडस्ट्रीज लगानी है, कहीं पे हमें वाटर की जरूरत है, तो वहां पे जो है हम बिला अनियमित तरीके से अनकंट्रोल्ड वे में जो है हम बोरवेल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम ज्यादा पानी निकालने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज्यादा वाटर यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। फार्मर्स हैव ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन आवर कंट्री ड्यू टू अनसर्टेन मॉनसून एंड अनरिलायबल स्टेट वाटर सप्लाई। जो फार्मर्स है, किसान है, वो भी अपने ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेड करते हैं। मतलब अपनी खेती को उसको सिंचाई करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं। जितना उनको चाहिए होता है उससे भी ज़्यादा। ये कि ट्यूबवेल अगर उन्होंने खोला है तो वो खुला हुआ ही है, 1 घंटे तक 2 घंटे तक पानी वेस्ट ही हो रहा है। और इसकी भी वजह हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह थोड़ी सी अनसर्टेन मानसून भी है, कि मानसून जो है हमारा काफ़ी इरेटिक है, यानी कि इरेगुलर है। इसके अलावा अनरिलायबल स्टेट वाटर सप्लाई है, यानी कि लोग जो वाटर सप्लाई जितना होना चाहिए था, जितना फार्मर्स को मिलना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अनियमित है ना। तो इसकी वजह से भी लोग जो है बोरवेल टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो उसकी कमी होती जा रही है। सेकेंड क्या कॉज है, पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसको हम पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं। ये भी वाटर स्कैरिसिटी की उनका एक बहुत बड़ा कॉज है कि हमारे पास जितना भी फ्रेश वाटर मौजूद है हम क्या कर रहे हैं, उसको पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं। कैसे पॉल्यूटेड कर रहे हैं, तो हम अपने घरों का जो वेस्ट वाटर है उसको हम डाल रहे हैं उसमें। जो इंडस्ट्री का जो टॉक्सिक वाटर है ना, उसको हम डाल रहे हैं। हार्मफुल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड को हम जो है, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनको हम उसमें डाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी होगी। दिस इज ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड हार्मफुल पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड इनटू वाटर बॉडीज। देख रहे हैं कि बस इसका मेन रीज़न यही है कि हमारे पास जो डोमेस्टिक सीवेज है, यानी कि जो हम अपने घरों में जो वाटर यूज़ कर रहे हैं, हम उस वाटर को कहाँ पे बहाते हैं, हम अपने नालों में बहाते हैं। वो नालों में जो वाटर जा रहा है वो नालों से कहाँ जाता है, वो नदियों में जाता है। जो नदियों में फ्रेश वाटर है, ठीक है, वहाँ जा रहा है। तो वो वही नदियों का जो वाटर है वो हमारे पास ट्रीट होकर के आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो रहा है। आप देख रहेंगे कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे तो लोग जो डायरेक्ट वाटर आता है उसको तो यूज़ करते नहीं है। बाज़ाब्ता म्यूनिसिपल जो सिस्टम होता है वहाँ से वाटर आता है तो हम उसको ही यूज़ करते हैं पीने के लिए, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि फ्रेश वाटर रिसोर्स को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है हम उसको भी देख रहे हैं आप, ये कैसे इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है, कितना गंदा वाटर है, यहाँ पे कितना साफ वाटर है। तो हम अगर ऐसे वाटर को, ये जो इतना टॉक्सिक वाटर है, जब हम इसको फ्रेश वाटर में डालेंगे तो पॉल्यूशन हो गई, और पॉल्यूटेड वाटर को तो कोई यूज़ करेगा नहीं। इसके अलावा जो हम पेस्टिसाइड्स है ना, डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हम अलग अलग तरीके के हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो हम उनको भी कहाँ डिस्चार्ज करते हैं, तो हम उनको भी फ्रेश वाटर में ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो हमारे पास जाहिर सी बात है हमारे पास कमी होगी। नो इफेक्टिव मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। और सबसे मेन रीज़न ये है कि वाटर को कंजर्व करने के लिए हमारे पास कोई इफेक्टिव मेजर नहीं है, यानी कि हमारे पास जो भी फ्रेश वाटर है हम उसको सही तरीके से कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वेरी लिटिल हैज़ बीन डन फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। हमारे पास जो है बहुत ही, मतलब हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए या फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को बचाने के लिए हम जो है कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमारे पास जो रेन वाटर को हमें जैसे रेन वाटर होता है तो उसको हम कंजर्व करना चाहिए, हम वो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कॉज हैं वो इंडिया में वाटर स्कैरिसिटी के हैं,
क्या है? अनकंट्रोल यूज ऑफ बोरवेल टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर, पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड नो इफेक्टिव मेजर फॉर वाटर कंजर्वेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए कितना ज्यादा जो फ्रेश वाटर है उसके आसपास, आप मुंबई में जुहू बीच के पास चले जाएं या और भी काफी सारी बीच हैं, तो वहां पे आप चले जाएं तो देखिए वहां पे कितनी ज्यादा गंदगी है। वहां पे लोग जो है फ्रेश वाटर को बिल्कुल उसको टॉक्सिक करते जा रहे हैं, उसको ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हमें जो अनडिग्रेडेबल पॉल्यूटेड है उनको हमें कहाँ डालना चाहिए, जो डिग्रेडेबल है उनको कैसे उसको यूज करना चाहिए। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे पास वाटर की स्कैरिसिटी ऑफ वाटर होता जा रहा है। अगर आप यहाँ देखें, पॉल्यूशन किल्स 8.3 मिलियन पीपल एनुअली। ये एक पूरा चार्ट दिखाया है पूरे वर्ल्ड का कि पॉल्यूशन की वजह से एनुअली लोग, हर साल लोग कितने ज्यादा, यानी 8.3 पीपल जो है वो लोग मर रहे हैं, जिसमें कि सबसे नंबर 1 पे हमारा इंडिया है। यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग पॉल्यूशन से मर रहे हैं, यानी 2.33 मिलियन लोग इंडिया में, यानी सबसे ज्यादा इंडिया में। इंडिया की पॉपुलेशन जबकि चाइना से कम है, चाइना में कम लोग मर रहे हैं, उससे ज्यादा इंडिया में लोग मर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग कुछ ज्यादा ही क्या कहते हैं उनको, अनसिस्टमेटिक वे में चलते हैं। चाइना में उससे कम है, फिर नाइजीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूरोप में इथोपिया, सॉरी यूरोपिया नहीं है, इथोपिया है, एंड ब्राजील। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितने ज्यादा लोग पोल्यूशन से मर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है पोल्यूशन, वाटर को, एयर को, जितने भी टाइप के पोल्यूशन है उनसे हम बचें, लोगों को भी अवेयर करें। इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरिसिटी ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पे वाटर स्कैरिसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, वाटर की कमी का प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। हमें पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इट डिफिशियंसी वीकेंस द प्लांट्स। जाहिर सी बात है उसकी कमी होगी तो प्लांट में वो प्लांट क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। व्हेन प्लांट्स डू नॉट गेट सफिशिएंट वाटर, दे डू नॉट ग्रो टू देयर एक्सपेक्टेड हाइट, have reduced photosynthetic activity and produce much less harvest than expected। और जब प्लांट्स को सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या होगा, जितनी एक्सपेक्टेड हाइट होनी चाहिए थी वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। उसकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है वो भी सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए वाटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जितनी हमें फसल चाहिए होगी उतनी भी नहीं हो पाएगी। मतलब ये है कि प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रो के लिए सबसे मेन रोल प्ले जो करता है, मेन रोल तो बहुत सारी चीजें प्ले कर रही हैं, जैसे कि सनलाइट हो गई और अलग अलग टाइप की गैसेस भी हो गई, बट प्लांट्स का भी जो है वो, सॉरी वाटर का भी जो है वो बहुत ज्यादा मेन रोल है। तो जब प्लांट्स को ये सफिशिएंट वाटर नहीं मिल पाएगा तो ना उसकी हाइट बढ़ेगी, ना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी। जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी तो फूड नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो प्लांट कमजोर होगा। और इसके अलावा जब प्लांट कमजोर होगा तो उसमें जितनी हमें उससे फसल चाहिए होती, जो हमें फल वगैरह चाहिए होंगे, वो हमें नहीं मिल पाएंगे। विदाउट इनफ वाटर प्लांट विल आल्सो बी ससेप्टेबल टू डिजीजेस व्हिच कैन इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। और जब वाटर की कमी होगी तो प्लांट्स के अंदर वो बहुत ज्यादा अति संवेदनशील हो जाएगी। अति संवेदनशील मतलब ये है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगी। किस चीज के लिए? डिजीज के लिए, क्योंकि उनके पास अपने आप को बचाने के लिए वाटर नहीं होगा। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो है एंटीबॉडीज होती है ना, अपने आप को डिजीज से लड़ने के लिए। तो जब प्लांट्स के पास, प्लांट्स के लिए तो यही सब चीजें, वाटर, एयर, इसके अलावा सनलाइट, ये सब चीजें ही होती है ना प्लांट्स के फूड के लिए। तो जब प्लांट्स को ये नहीं मिल पाएगा तो प्लांट्स जो है उनमें डिजीज लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, उनको बीमारी लगने की, विच कैन इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। और ऐसा क्या होगा, अंत में जो प्लांट होगा वो मर जाएगा। दिस में रिजल्ट इन अ लैक ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड रेन एंड इवेंचुअली एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास खाने की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बारिश की कमी हो जाएगी, क्योंकि रेन भी प्लांट्स की वजह से ही होती है। और लास्ट में क्या होगा कि हमारे अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो भी खत्म हो जाएंगी। सो देख रहे हैं आप कि वाटर स्कैरिसिटी का जो इफेक्ट है वो प्लांट से ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी कितना ज्यादा पड़ रहा है। यानी अर्थ पे रहने वाले जितने भी जीवधारी हैं वो इनडायरेक्टली
वो वाटर स्कैरिसिटी ऑफ वाटर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। वेयर डू प्लांट्स गो व्हेन दे डाई? यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि भाई जब प्लांट्स मर जाते हैं तो वो जाते कहाँ हैं? अ ग्रोइंग प्लांट्स बिल्ड इट्स टिश्यूज आउट ऑफ वाटर, carbon and nitrogen compounds present in the soil and carbon dioxide from the air. When it is dry and falls to the ground, its tissues are broken down into simple compounds by the microbes present in the soil. जब एक प्लांट ग्रो करता है तो उसके टिश्यूज बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है, जो मतलब वो अपने टिश्यूज को कहाँ से बढ़ाता है, मतलब वो प्लांट जो ग्रो कर रहा है तो वो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो सॉइल में प्रेजेंट है तो इसके जरिए से वो अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। व्हेन इट डाइज एंड फॉल इनटू द ग्राउंड, जब फॉल्स टू द ग्राउंड, जब वो मर जाता है, मतलब जब वो डेड हो जाता है तो वो कहाँ गिरेगा? ग्राउंड पे गिरेगा। तो उसके जो टिश्यूज होते हैं वो माइक्रोब्स के द्वारा उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उसको ब्रोक कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ देते हैं। दिस डिकेइंग प्लांट्स मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस, और जो ये प्लांट होता है हम उसको बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस का काम क्या होता है, ये बात हमने भी पहले भी पढ़ी थी कि एज ह्यूमस डिकम्पोजेस प्लांट्स रेसिड्यूज आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म्स दैट आर स्टोर्ड इन द सॉइल। वो ह्यूमस जो है वो जब डिकम्पोज होता है तो जो प्लांट्स के अवशेष होते हैं वो क्या कहते हैं, वो सॉइल में स्टोर्ड हो जाते हैं। किसके फॉर्म में? यूजेबल फॉर्म, यानी कि एक जो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के जो ह्यूमस बना वो डिकम्पोज हुआ तो वो सॉइल में स्टोर हो जाता है, और जो नया प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसके लिए वो एज अ फूड यूज होता है। ओके, तो हमने ये बात भी पढ़ ली कि जो प्लांट्स होते हैं वो जब मरते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? जब वो डाई होते हैं तो वो ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद नॉर्मली जो एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है वो उसके लिए एज अ फूड यूज होते हैं। ओके, तो आज के टॉपिक यहीं तक। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आखिर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।